हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें बायोलॉजी का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कोशिका विज्ञान। ठीक है, कोशिका विज्ञान, द स्टडी ऑफ सेल, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। तो प्रीवियस ईयर में पूछे सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सेल का नाम यानी कि जो कोशिका है, नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो किसके द्वारा जो है ये नाम दिया गया था सर्वप्रथम? तो ये दिया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और कब? तो 1665 यानी कि 1665 में। ठीक है, और अगर हम सेल की बात करें, कोशिका की बात करें, तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, और इसकी जो अध्ययन है, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। और हम बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है वो जीवाणु है। ठीक है ना, कौन सा? माइकोप्लाज्म। ठीक है, इसमें होती है। सबसे लंबी जो होती है वो कोशिका तंत्रिका तंत्र की है। ठीक है ना, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी जो है वो है किसकी? ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी। ठीक है, इसके बाद जो सेल थ्योरी थी, ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत जो था 1838-39 में ये दिया गया था शेल्डन एवं स्वान के द्वारा। तो ये भी नाम है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभाजित करती है? तो जो सेल होती हैं दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल, और वनस्पति कोशिका यानी कि प्लांट सेल। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, किस चीज़ के कारण ये एक दूसरे से अलग होती हैं? तो ये सेंट्रियोल जो है ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? तो ये एनिमल सेल में होता है। ठीक है ना, ये प्लांट सेल में नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे बोला जाता है? ठीक है ना, तो जो है बात हो रही है यहाँ पर सेल का सुसाइडल बैग किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है लाइजोसोम को। ठीक है ना, किसको बोला जाता है? लाइजोसोम को बोला जाता है। और इसकी जो खोज है वो डी डवे के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, ये जो है बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होता है, एक गोल इकहरी झिल्ली से घिरी हुई थैली जैसी इसकी रचना होती है। ठीक है ना, और इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है? जो बाहरी पदार्थ अगर सेल में आ जाते हैं तो उनका भक्षण करना। ठीक है ना, और इसमें लगभग 24 टाइप के जो हैं एंजाइम्स मिलते हैं। ठीक है ना, 24 तरीके के, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग बोला जाता है, आत्मघाती थैली बोला जाता है। ये खुद को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है ना, क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और जीव द्रव्य की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? ये होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक क्या पाया जाता है? इसमें जल पाया जाता है। ठीक है ना, जो सेल होती है उसमें 80% लगभग क्या होता है? वाटर होता है। अब हम बात करें कि सेल के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि जीव द्रव्य होता है। और सबसे पहले ये जो नामकरण है किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था, जो कि कब? 1839 में। ठीक है ना, जीव द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य। तो ये जो है कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक, ठीक है ना, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है और ये कोशिका झिल्ली है, तो ये जो सब्सटेंस प्रेजेंट है ये क्या है? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य है। और न्यूक्लियस के अंदर
ठीक है ना। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो मटेरियल जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है ना। और जो जीव द्रव्य है उसका लगभग 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें ऑक्सीजन है और कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन लगभग 76% है, कार्बन 10.5% है, हाइड्रोजन 10% है और नाइट्रोजन 2.5% है। और जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है, जल का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव एक कोशिका से बने होते हैं, मतलब सभी जीव जो हैं कोशिकाओं से बने होते हैं। ये जो है सेल थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा, शेल्डन और श्वान के द्वारा, ठीक है ना। ये जो है इनके द्वारा दी गई थी। और इसमें क्या बोला गया था कि वो प्रत्येक जीव है, कब दी गई थी, तो 1838 से 39। प्रत्येक जीव है उसकी उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, ठीक है ना। और कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, मेन क्रिएटर है। तो ये जो थे इन दोनों के द्वारा ये बोला गया था, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो ये जो अंतर पाया जाता है ये कोशिका भित्ति का पाया जाता है, यानी कि सेल वॉल का पाया जाता है। जो सेल वॉल होती है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। और ये किस चीज़ की बनी होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक है ना। ये क्या करती है, कोशिका को एक निश्चित आकृति देती है और एक आकार बनाए रखने में सहायक होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो जो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है वो क्या है, तो इसका कार्य है स्रावी, मतलब कि जो स्रावित पदार्थ हैं उनका संग्रह करना और उनके परिवहन में सहायता करना, ठीक है। अब अगर हम गोल्जी काय के बारे में बात करें तो इसकी जो खोज है, ठीक है, इसकी जो खोज की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। और इसका जो काम है वो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है। तो ठीक है, यहाँ बात हो रही है कि इनमें से कौन सा कोशिका का अंग है जो डीएनए रखता है। तो न्यूक्लियस तो रखता ही है, न्यूक्लियस में तो होता ही है, साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, ठीक है ना। केंद्रक न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, इनमें भी सम अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वह किसने की थी, अल्टमैन ने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में। इसको सेल का पावर हाउस बोला जाता है, सारी ऊर्जा यहाँ पर संचित होती है। इसको श्वसन स्थल यानी कि रेस्पिरेटरी साइट भी बोला जाता है और इसको सेल का इंजन भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। तो कौन सा है जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है, तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, ठीक है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये जो है एक ओर से केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर से कोशिका कला से संबंध होता है, ठीक है ना, जुड़ा हुआ तो होता है। और इसका जालिका, इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे पर कुछ छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं जिनको क्या राइबोसोम बोलते हैं। जो राइबोसोम है वो किससे कनेक्टेड होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये कनेक्टेड होते हैं। और उनका जो प्रमुख कार्य है इन दोनों का वो क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। और हम बात करें राइबोसोम, तो राइबोसोम की जो खोज है, ठीक है ना, वो पादप कोशिकाओं में की गई थी रॉबिन्सन एवं ब्राउन के द्वारा 1953 में, ठीक है। जंती कोशिका में ये की गई थी J.E. पलाडे के द्वारा 1955 में, ओके। प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये मैंने आपको बता दिया है, पुरकिंजे के द्वारा 1839 में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और जो प्रोटोप्लाज्म में है जीव द्रव्य है, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और इसमें लगभग 80% क्या होता है, जल होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन किसका है, तो जीव द्रव्य यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है वही हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि सेल में सबसे ज़्यादा तो यही प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये किसके द्वारा बोला गया था, ये बोला गया था
हक्सले के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डीएनए के द्विहेलिकल यानी कि डबल हेलिकल प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, ठीक है ना। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, तो ये दिया गया था वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा। कब? 1953 में, ठीक है ना। जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक्स ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है दिया था। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो न्यूक्लियस की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में की गई थी, ठीक है। ये जो है कोशिका का सबसे ज़्यादा प्रमुख अंग होता है। सारे कोशिका के जो कार्य हैं ये उनका एक तरीके से प्रबंधक के समान कार्य करता है, ठीक है ना। और हमने बात की थी इसके और जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है इनके बीच का जो मटेरियल है, ठीक है ना, हमने इसके बारे में बात की थी अभी। जो जीव द्रव्य था, ठीक है, जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा था, एक तो कोशिका द्रव्य, दूसरा केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य के बाहर मतलब केंद्रक के बाहर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है ना, हम बात करें जैसे कि ये केंद्रक है और ये क्या है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर जो मटेरियल प्रेजेंट है ये क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, केंद्रक द्रव्य होगा। और फिर जब पूरी सेल की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट है ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, तो कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं ये किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो ये केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था वॉल्डेयर के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था, वॉल्डेयर के द्वारा। और आपको याद रखना है कि ह्यूमंस में यानी कि इंसानों में जो है क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो 46 यानी कि 46 होते हैं। और अगर ग्रुप की बात करेंगे तो कितने होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतः प्रद्रव्य जालक, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पॉटर के द्वारा की गई थी। इनके बारे में हमने बात की थी। ये जो है क्या क्या काम होता है इनका मेन, तो प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन का संचरण, ये सारा जो है इनका काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी, तो ये नॉल्ड एवं रस्का के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, तो ये जो केंद्रक की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, जीवाणुओं में ये नहीं होता, क्योंकि जीवाणुओं की जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं किससे, ओफियोग्लॉसिस में, ठीक है ना। ओफियोग्लॉसिस में पाए जाते हैं। हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य में मैंने आपको बताया कितने होते हैं, लगभग 46 होते हैं, 46 होते हैं। और बात करें कि अगर ग्रुप पूछ लिया जाता है तब कितने होते हैं, तो 23, ठीक है ना। मच्छर में, मॉस्किटो की बात करें तो 6 होते हैं। जो आपकी हाउस फ्लाई है उसमें 12 होते हैं। मटर, ठीक है ना, जो पी होती है उसमें कितने होते हैं, 14 होते हैं। टमाटर में 24 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ समटाइम्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीवन का भौतिक आधार है, तो जीवन का जो भौतिक आधार है हम देख चुके हैं ऑलरेडी, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, ठीक है ना। हक्सले के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, ठीक है ना। तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो सिचुएटेड है ये कहाँ पर है, हैदराबाद में ये सिचुएटेड है। 1977 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके जो करंट डायरेक्टर हैं वो कौन है, राकेश के मिश्रा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो ये मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था, जो माइकोप्लाज्म है, ये जो माइकोप्लाज्मिक जीवाणु है इसकी सबसे छोटी होती है क्या, कोशिका सेल। सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और सबसे बड़ी जो होती है वो किसकी होती है, ऑस्ट्रिच एग की होती है, यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है कोशिका के बारे में। तो आप डी वाला ऑप्शन देख सकते हैं, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सब में अलग अलग होती हैं। बाकी की स्टेटमेंट देख लीजिए। कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदले आकार, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। डेफिनेटली प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है करेक्ट हैं। डी वाला ऑप्शन करेक्ट मतलब सही नहीं है। किसको लेके? कोशिका को या फिर सेल को लेके। और सेल की जो खोज है किसने की थी, ये आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई थी। और जो कोशिका सिद्धांत है, जो सेल थ्योरी है, 1838-39 में शील्डन एवं स्वान के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगों को कौन सा एक अर्ध पारगम्य है, ठीक है ना। तो कौन सा है कोशिका अंगों में, अंग जो कोशिका के हैं, ऑर्गेनल्स हैं, उनमें से कौन सा एक सेमी परमिएबल है? तो ये क्या होती है? ये होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है। मतलब कुछ सब्सटेंसेज, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ये स्वयं में से अलाउ कर देती है निकलना, पास होना, लेकिन सबको नहीं करती है, ठीक है ना। सेमी जो वर्ड आ रहा है ये कुछ के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो जो कोशिका भित्ति है, हमने बात की थी सेल वॉल, जो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? प्लांट सेल में, यानी कि पादप कोशिका में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। तो उसका जो एक संरचनात्मक घटक है वो कौन सा है? मैग्नीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि, ठीक है ना। कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली और कोशिका कला बात एक ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, कुछ सब्सटेंसेस को, कुछ अणुओं को अंदर बाहर जाने की अनुमति जो है दे दी जाती है, मतलब इसमें से पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, सबके लिए नहीं होता, ठीक है। डी वाला जो आप ऑप्शन पढ़ेंगे, ये कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य कुछ अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप और ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल चाहते हैं तो हमारा जो सेकंड, ठीक है ना, सेकंड जो चैनल है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट 2.0, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप वीडियो की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। Thank you.